आपकी जो एक क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है वो आपकी सैलरीड क्लास है। आप उनको मेडिकल का अलाउंस दें, आप उनको चिल्ड्रन स्कूल फ़ी या यूनिवर्सिटी फ़ी के इंसेंटिव्स जो होते हैं उनका आप उनको कहेंगे यार ठीक है। तो एक क्लास जो कि टैक्स देती है उसको सिर्फ पीसना नहीं चाहिए, दे हैव टू बी गिवन सम रिलीफ। 20 साल की एज का स्टूडेंट है तो उसको कौन सी फाइनेंशियल स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए? कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब भी अवेलेबल होते हैं। वो इतना मेरा ख्याल है मुश्किल काम रह नहीं गया। क्या आपको लगता है ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट कौन सी है? स्टॉक मार्केट हमारी जो है ना बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, तो रियल इस्टेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या 1 लाख से बिजनेस शुरू किया जा सकता? बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में बिजनेस करने वाला उम्र टाइम गुजर गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं असद फिरोज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। असद जो हैं वो ACCA भी हैं माशाल्लाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, लॉयर भी हैं और एक CA फर्म को हेड करते हैं और आप वर्ल्ड बैंक के भी प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट हैं रहे हैं। वेलकम टू आवर शो। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस वक्त जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को? थैंक यू वेरी मच उमर फॉर द काइंड इनविटेशन। बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ पे आके आपसे मुलाकात भी कर से बात हुई और इस बहाने हमें थोड़ी सी बातचीत का भी मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो मैं कम से कम आजकल देखता हूँ वो मैं इसको कहूँगा कि हम स्टेबल हैं। और पीछे जो 2-3 साल हमारे गए हैं बहुत पीरियड ऑफ हाइपर इन्फ्लेशनरी इकॉनमी वाला हमारा साल था, जहाँ बहुत हाइटेंड इन्फ्लेशन की फिगर्स थी। मतलब मेरा ख्याल है कि वो इतनी इन्फ्लेशन थी 30% तक, 32% तक आपकी इन्फ्लेशन की ऑफिशियल फिगर्स गई और वो कॉमन मैन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। और उससे सबसे ज़्यादा जो बड़ा इशू आया वो ये इशू आया कि हमारी ऑल्दो कि अब इन्फ्लेशन की फ़िगर सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट में अगर हम मंथ ऑन मंथ देख रहे हो तो वो आ गई हुई है, मगर वो जो बेस फिगर है वो इतनी ज़्यादा ऊपर निकल गई जिसकी वजह से अब स्पेशली जो परचेजिंग पावर है कॉमन मैन की वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हो गई हुई है। सो इन शॉर्ट येस द सिचुएशन नाउ इज स्टेबल बट ओवरऑल द इम्पैक्ट और द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन टू द कॉमन मैन। अच्छा, उससे एकदम नहीं आप देखते हैं कि इस वक्त एकदम कोई इकोनॉमी फिर थोड़ी सी स्लो हुई है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ी और उसकी वजह से भी आहिस्ता आहिस्ता अब एकदम चीज़ें कुछ आके रुक सी गई हैं इकोनॉमी में? अच्छा उमर, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि इकॉनमी हमारी पिछले 15-20 साल में किसी रियल ग्रोथ के फेज़ में नहीं गई। जितने पीरियड्स ऑफ ग्रोथ हैं वो थोड़ी आर्टिफिशियल इम्पुटस ही है। उसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गई। और हम जो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री थी या जो हमारी इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही थी 70s 80s में 90s में, वो एक्चुअली आर एम्फसिस विद द ट्रेड विद चाइना एंड द थिंग्स कमिंग इन फ्रॉम चाइना, उसने बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट किया। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि आज हम अगर एक फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं जो कि एक आम सी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी एवरीडे यूज़ का आइटम। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो चाइना से टिश्यू पेपर आ रहा है तो एट मोस्ट टाइम्स वो चीपर कॉस्ट करेगा इंपोर्ट करके किसी भी पैकेजिंग में डालना, बजाय इसके कि लोकली प्रोड्यूस करें। सो उससे हमारा ये एक एग्जांपल है। इस तरह की बहुत सारी आपकी जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं जिनके ऊपर एक इम्पैक्ट आ गया बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करें और मुल्कों से इंपोर्ट करें। सो वी आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स, या हम बन गए हैं मोर ऑफ अ ट्रेडिंग इकॉनमी। अगर आप किसी भी बंदे से बात करें या रिश्तेदार में आप देखें तो आपको 90% लोग मिलेंगे जो कि ट्रेडिंग का काम पाकिस्तान में कर रहे होंगे। हार्डली कोई लोग होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ सो मैनी कंस्ट्रेंट्स जो कि हैं, टैक्सेशन के हैं, इकोनॉमिक फ्रंट के हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हैं, जो आपको मैन्युफैक्चरर मिलेगा वो आपको परेशान ही नज़र आएगा और लिक्विडिटी क्रंच में नज़र आएगा। असल में जो मिडल मैन होगा वो मिडल मैन आपको प्रॉस्परस नज़र आएगा। और बात है जो ट्रेडिंग वाला एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट में चीज़ें जो हैं वो ग्रे और ब्लैक के या रेड के एरिए में भी होंगी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, मगर येस वो जो है प्रॉस्परस है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में कौन से ऐसे कोई 2-3 सबसे बड़े स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में फिक्स करने की ज़रूरत है इकोनॉमी के लिए? अच्छा, 2-3 इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो नीयत ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप नीयत ठीक करें और जो लोग भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वो सोचना शुरू करें कि यस ये हमारा मुल्क है, कोई बाहर से नहीं आएगा हमारे मुल्क को ठीक करने, जो करना है हम नहीं करने।
आज अगर हम स्किल्ड या पढ़ी लिखी पॉपुलेशन की बात करें तो मैंने फाइनेंशियल टाइम में कुछ अर्सा पहले पढ़ा था कि इस वक्त जो पाकिस्तान की वो वाली पॉपुलेशन है वो तकरीबन यूरोप का जो सबसे बड़ा मुल्क है जर्मनी उसकी पॉपुलेशन से भी बढ़ चुकी हुई है। आपकी बड़ी एक ह्यूज एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर है, जो कि स्किल्ड मैन पावर है इन द लास्ट 2 to 3 ईयर्स। उसको कुछ लोग आपका ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। अच्छा, अब आप इसको लिंक करें ज़रा इकोनॉमिक सिनेरियो के साथ, तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसलिए है कि यस, अगर आप डॉक्टर्स ढूंढने जाएंगे आपको अच्छे डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छा यार मुझे कोई ये मसला हो गया, आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे। अब वो सारी क्रीम ऑफ डॉक्टर्स हैव एक्चुअली गॉन टू अदर एरियाज़, कोई अमेरिका है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई आपके गल्फ़ में चले गए, बहुत ल्यूक्रेटिव पैकेजेस पे और बहुत अच्छा अर्न करें। आप किसी का रोज़गार तो रोक नहीं सकते। और उसकी एक प्लस भी है, वो लोग आपके एक्सचेकर में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आपकी होम रेमिटेंसेस एक बहुत सिग्निफिकेंट फिगर बन गई जो आपके पास कलेक्शंस गवर्नमेंट में आ रही हैं। सो इट इज़ गुड एंड इट इज़ बैड इन द सेम वे। नीयत के अलावा जो चीज़ आपने कही, जो और चीज़ हम फिक्स कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग। सैडली सो हम शॉर्ट टर्म फिक्सेस के ऊपर ही गए हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार हमारा मुल्क है, इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा। वही बात है ना, आप एक पैट्रियाटिज़म ले आएँ और उसके बाद एक आप टीम बनाएं लोगों की जो प्रोफेशनल्स हों, डेडिकेटेड लोग हों। उसमें आप ब्यूरोक्रेट्स को भी ज़रूर डालें और भी स्टेक होल्डर्स को डालें, मगर उनको कहें कि यार आप लोग हमें एक डायरेक्शन बना दें कि आप 10 साल बाद मुल्क को कहाँ देखना चाहते हैं, 20 साल बाद कहाँ मुल्क को देखना चाहते हैं, 30 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। इसकी आप बड़ी एग्जांपल लें अपने हमसाया मुल्क इंडिया के। जब वहाँ पे मनिंदर सिंह ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर चार्ज लिया 90s के अंदर, सो इंडिया वाज नॉट दैट मच डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी विद पाकिस्तान। हम आसपास के मुल्क गिने जाते थे, पॉवर्टी का लेवल उनका तब भी बहुत हाई था, मगर कुछ फाउंडेशन स्टोन्स जो इकोनॉमिक पॉलिसी में रखे गए वो लॉन्ग टर्म थे। अब आज उनकी गो के नेशनल गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें हैं, बट दे आर प्रॉस्परिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी टू अ लेवल के नाउ दे आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ G8। सो देखिए हमारे लिए क्या नहीं है इस मुल्क में। आपके पास अनाज भी है, आपके पास मैन पावर भी है, आप पास 4 मौसम भी हैं। तो कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ, उनके पास भी यही कुछ है, मगर आपकी एग्रीकल्चर यील्ड वहाँ नहीं खड़ी। आपकी एग्रीकल्चर यील्ड क्यों कम है? जब आप मोस्टली एग्रीकल्चरल कंट्री हैं तो आपने उसमें क्यों नहीं काम किया? आप 10 गुना इससे ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं कुछ केसेस के अंदर, जिस तरह का अल्लाह ताला ने आपको मौसम दिया, मगर यू हैव नॉट वर्कड ऑन इट एक्चुअली। सो वहाँ पे काम करने की, पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की किसान की ज़रूरत है, अदर स्टेक होल्डर्स जो आपके एग्रीकल्चर, क्योंकि आप अगर एग्रीकल्चर को फिक्स कर लेते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगले 20 सालों में हु हैज़ ग्रेन वुड बी द किंग। जिसके पास अनाज है वो आगे होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया में। और आपकी जो सारी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो सारी की सारी माहौलियाती जो चेंजेस आ रही हैं, उसकी वजह से समुंदर का भी लेवल बढ़ रहा है। लोग आज प्लान कर रहे हैं कि यार हमारा समुंदर बढ़ेगा तो हमने अपने शहर को कैसे बचाना है। डिफरेंट आप मुल्कों में देखें, यूएस में देखें तो न्यूयॉर्क की साइड पे भी रिस्क है, मियामी साइड पे रिस्क है, वो अपने ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। लोगों ने आर्टिफिशियल जो हैं वो अपने बना लिए हैं पूरे के पूरे, जिसे कहते हैं जजीरे। आप यूएई में देख लें तो जस्ट टू हैव टूरिज़म, जस्ट टू हैव पीपल के उनका वेंट हो सके, टूरिज़म में लोग आ सकें, अपने लोग भी जो हैं वेंट कर सकें। हमारे पास आप जाएं, अपनी बंदरगाह, अपनी शोर लाइन देखें। मैं उस दिन HBL की बिल्डिंग में गया टॉप फ्लोर तक, तो जो स्काई लाइन कराची की है वो किसी सूरत यूएई में, दुबई से कम नहीं होगी, मगर वी हैव नॉट वर्कड ऑन इट। सो मेरा ख्याल है एक सबसे मॉडर्न चीज़ नीयत और पैट्रियाटिज़म ले आए और प्रोफेशनल लोग आके लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग करें अलॉन्ग विद टीम्स। हाँ ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो हमारे एडवाइज़र्स हैं, जो लोग हैं, वो हमारी जो है ना, वो मैंने तो बचपन से 2-3 लोगों को ही देखा है और वो हर गवर्नमेंट के एडवाइज़र होते हैं। अब कभी मैं उनके फैक्ट्स और फिगर्स को एनालाइज नहीं कर सका, और कभी चूँकि अकाउंटेंट हूँ ना, तो कभी उसकी वेरासिटी नहीं ले सका, यार फिगर आती कैसे, वो इधर से 1 अरब, उधर से 2 अरब, 3 अरब, उसकी फैक्चुअल डिटेल किस तरह मैच होती है। पाकिस्तान एज अ कंट्री, इसकी बैलेंस शीट कहाँ है? हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, कैसे बैंकरप्ट हो जाएंगे? मेरे ख्याल में तो बैंकरप्सी तब होती है जब आपका एसेट्स ना हो बेचने के लिए। तो उमर, मेरा तो ख्याल है हम अपने 2-3 जनरेशन के लाइफ टाइम में भी बैंकरप्ट नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें एक चीज़ इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं है, क्योंकि अगेन मतलब बहुत सारे मॉडल हमारे यहाँ अडॉप्ट हुए, टेक्नोक्रेट्स को भी सिस्टम में लाया गया,
और कहते हैं कि जी बहुत सारे मुल्कों ने हमारे 5 ईयर प्लान लेके, तो कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना हमसे पीछे था, बट वो सब आज हमसे कहाँ आ गए और हम अभी तो शायद फिर और थोड़ा सा पीछे चले गए। तो एक कंसिस्टेंसी भी एक, आई थिंक, एक बड़ा एक है कि हम शायद एक चीज़ बनाते हैं और फिर उसको इन बिटवीन छोड़ के तो किसी और तरफ को चल पड़ते हैं। दैट इज़ ट्रू। आपका जो मॉडर्न डे चाइना के आर्किटेक्ट हैं, उनसे एक दफ़ा किसी ने पूछा कि किसी भी कौम ने अगर तरक्की करनी है तो उसको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा प्लानिंग। उन्होंने कहा मज़ीद क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा प्लानिंग। फिर आप जैसा ही कोई होस्ट था, उसने दोबारा कहा नहीं मज़ीद और क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा प्लानिंग। सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, प्लानिंग एंड प्लानिंग। आप जितना प्लान करते हैं चीज़ों को, देखिए मतलब देखिए गैबुस समावाती वाला तो अल्लाह की ज़ात है, कोई बंदा नहीं हो सकता। सो इट इज़ द गॉड्स प्लान विच विल बी अल्टीमेटली विल हैपन। मगर आप एज ए नेशन, as a government, as the team who is reading the economic side or the whole countries, क्या कभी बैठ के वाकई सोचते हैं कि हम अपने मुल्क को कैसे देखना चाहते हैं? और ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे अपने हमारे जो ईगोज़ के इश्यूज़ हैं, इनसे बाहर निकल के कभी देखें कि इस मुल्क का पोटेंशियल क्या है और क्या हम इस मुल्क से एक्चुअली अर्न कर सकते हैं। मतलब वी आर बेगर्स एंड वी आर प्रॉब्ली द वर्स्ट बेगर्स इन द वर्ल्ड। मतलब जिसको अल्लाह ने इतना दिया हो, इतना दिया हो, इतना नवाजा हो, सब कुछ अवेलेबल हो, फिर भी हम भीख मांगने जाते हैं। सो भीख मांगने की लॉजिक होनी चाहिए। मुझे तो यकीन करें, जब मैंने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया या कुछ और डोनर एजेंसीज़ के साथ कुछ इवेंट्स वगैरह में गया, तो मैं पहली बात उनको हमेशा ये कहता रहा, आप हमें सब सिखा रहे हैं, मगर क्या आप हमें ये नहीं सिखा सकते कि यार आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए, यू शुड नॉट बी बेगर्स। आप तो वो मुल्क होना चाहिए जो लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हो, और आप बेसिकली दुनिया आपके साथ लिंक होने पता चले। पाकिस्तान जो कंट्री या ऑफ लीग ऑफ नेशंस में पाकिस्तान का एक मकाम है, मतलब वो खाली अल्फाजी से नहीं होगा। उसके लिए हमें, जैसे आप कह रहे हैं, 5 साल प्लान, 7 साल प्लान, कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से वो ज़रूर ख़राब हुए। मगर उन तमाम प्लान्स में अगर आप देखें तो हमारे पास एक बड़ी फिगर फ़ॉरेन होम रेमिटेंसेस की, और वहीं पे आपने लोन्स भी बहुत सारे लिए। अब वो जो लोन्स आपके एकमुलेट हुए हैं, विशियस सर्कल ऑफ लोन में गए, करेंसी डिवैल्यूएट होती गई, और वही लोन्स जो कि आपका छोटे छोटे लोन्स थे, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के अंदर जाते हुए वो आपके बढ़ के आज ह्यूज बर्डन बन गए। मगर आज भी आप अमेरिका का पर फैमिली लोन देखें और अपना पाकिस्तान का पर फैमिली लोन देखें तो हम बहुत को पीछे नहीं होंगे यूएस डॉलर टर्म्स में। तो हम वहाँ पे प्रॉबेबली सेफ हैं विद द सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, बट वी हैव टू वेक अप। अगर हम जागेंगे नहीं तो हमारे लिए कोई और आके कुछ नहीं करके जाएगा। अच्छा, ये लोन की बात हुई तो वैसे आपको लगता है कि, मैं तो पता नहीं कब से ही सुन रहे हैं कि जी बस अब IMF के उससे चुंगल से पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, तो एज अ अकाउंटेंट आपको लगता है कि हम IMF के नेटवर्क से निकल पा के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? देखिए मेरे ख्याल में इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो एक हमारे बड़े अच्छे हैं फ़िलासफ़र, उन्होंने किताब लिखी थी गवर्निंग द अनगवर्नड, सो इट इज़ फॉर पाकिस्तान। तो वो आप अगर गवर्नमेंट की जो सारी स्पेंडिंग स्प्री है उसको अगर आप देखें, आप सिर्फ एक महकमा FPR ही उठा लें जिसमें मुझे जाने का काफ़ी दफ़ा इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे एक पोजीशन पे एक साहब बैठे हैं, ठीक है, और उनके बाद एक और साहब उनको असिस्ट करने के लिए, उन साहब को असिस्ट करने के लिए 2 और साहब हैं, फिर नीचे 3 और साहब हैं, फिर नीचे एक और PN होगा, एक नीचे राइडर होगा, एक और नीचे कोई हेल्पर होगा। मतलब इट्स अ हायरार्की ऑफ लाइक 12-13 पीपल विच इन अ वेस्टर्न वर्ल्ड वुड ईजिली बी 2 to 3 पीपल। आपने चाय पकड़नी है, आप चाय का एक स्टेशन लगाएं, वरना वहाँ से जाके सुबह आते हुए चाय पकड़ लें। आपको चाय के लिए अलहदा बंदा चाहिए, आपको खाना लाने के लिए या कोई और सपोर्ट स्टाफ आपने करना है, मैसेंजर कोई और बंदा चाहिए। मतलब देयर इज़ सो मच वी आर वेस्टिंग। येस वी आर हायरिंग पीपल, हम लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, बट इट्स नॉट द वे कि आप गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग करें। अभी कितनी दफ़ा हमने बात सुनी कि यार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको कम होना चाहिए। देखिए अगर US गवर्नमेंट 6 मिनिस्टर्स के साथ US गवर्नमेंट चला सकती है और वो प्रेसिडेंट रन कर सकता है, तो मुझे बताएं क्या हम US से भी बड़ी इकॉनमी साइज़ के?
तो हम क्यों 70-75 मिनिस्टर्स, उसके बाद एक नीचे 100 फौजे ज़फ़र मौज, उसके नीचे कैरावान्स ऑफ कार्स एंड एवरीथिंग। मतलब मुझे याद है जुनेजा साहब मेरे बचपन के अंदर ही सेट के मैं चलाऊँगा 800 सीसी की गाड़ी और सारे लोग चलाएंगे। सो मतलब दैट आई डोंट नो हाउ मच प्रैक्टिकली इट वाज डन और नॉट डन, बट अगर आप उसको एज अ थीम लाइन ले लें और आप लगाएं एनर्जी एफिशिएंट 800 सीसी की गाड़ियां लें और वाकई चलाएं, आई थिंक एक गरीब मुल्क है ना, हम तो बैगर्स हैं। सो व्हाई वी नीड दीज 4 व्हीलर्स एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है ये एक डायकोटमी है, हमने खुद ही अपने साथ जाती है। जब हम भीख मांगने जा रहे हैं तो जहाज़ लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, जहाज़ तो नहीं लेके जाना चाहिए ना। फिर आप कोई नॉर्मल इकॉनमी क्लास का टिकट लेके जाएं, क्योंकि आप तो भीख मांगने जा रहे हैं। सो मतलब मेरा ख्याल है कि इस पे फिर हम लीग ऑफ नेशंस में अपना मजाक बनवाते हैं। सो वी रियली हैव टू फिक्स दिस। अच्छा, ये कि मतलब आपकी डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स के साथ बात होती रहती है, राब्ता रहता है, तो अगर आपको उनको मशवरा देना हो तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी एक दो चीज़ें हैं जिससे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को, क्योंकि हमें तो क्विक फिक्स चाहिए ना, अब ऐसी क्या एक दो चीज़ें हैं जिनसे फौरी तौर पे इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता? उमर सैडली सो जो हमने मार खाई है ना, ये सारी शॉर्टकट अप्रोच पे खाई। अभी भी अगर आप जेन जी को ज़्यादा मिलें तो जेन जी भी हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढेंगी। ये चैट जीपीटी ये कर देगा, ये चीज़ें कर देगा। हमारे टाइम में जाके देखें तो हम डिक्शनरी पढ़ने वाले लोग थे। डिक्शनरी पढ़ के हम देखते, अच्छा डिक्शनरी में ये चीज़ है, ये चीज़ है। एक शॉर्ट टर्म नहीं होता था, हर चीज़ को हम एक प्रॉपर थॉरो रीडिंग और उसको दे के कर चल रहे होते थे आगे। सो हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है कि वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ थिंग्स। जो लोग सोचें, एक तो ये कि लोग कंसिस्टेंट हो और वो एक टीम आप ब्यूरोक्रेसी की बना दें। मैं तो अगर आप मेरे से पूछें तो आप डेमोक्रेसी नो डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के अवाम को फलाह मिलनी चाहिए, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर देखिए उनको ही सपोर्ट नहीं मिल रही, उनको खाने को नहीं मिल रहा, उनकी हेल्थ पे काम नहीं हो रहा, ठीक है ना। आपको बेसिकली तो हेल्थ केयर देना है एज अ गवर्नमेंट और आपने सपोर्ट करना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है। जो लोग नहीं कमा सकते आप उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दें। तो ये जो 2-3 काम हैं वो अगर आप कर देते हैं, गवर्नमेंट एफिशिएंटली कर देती है, बेशक कोई भी गवर्नमेंट हो, मुझे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वी आर नॉट कंसर्न्ड। और अगर हमें पता हो कि यार हमने 40 साल काम किया है, मगर कोई बात नहीं, हमारी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, वो 40 साल बाद हमें कोई ना कोई पैसे दे देगी। हमें मसला नहीं है कि हमारी औलाद हमें छोड़ के कहाँ जाएगी और क्या करेगी। आप देख लें अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दुनिया भरी पड़ी है ना, और वो इस तरह से गवर्नमेंट्स चल रही हैं। सो हमें कुछ ऐसा निज़ाम चाहिए, कुछ ऐसी कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए है जो पॉलिसीज़ और दुनिया को भी पता हो। फॉर एग्जांपल हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यूएस के साथ ट्रेड करें, जितने ट्रेड पार्टनर्स को पता हो कि यार इनकी जो भी गवर्नमेंट आ जाएगी, इनकी ये फॉरेन पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहनी है, ठीक है। और हाँ, आईएमएफ की जो आप बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, आईएमएफ से आप कैसे बच सकते हैं? इट कैन नॉट बी वन क्विक फिक्स। आप अपने आप को, अपने ज़राए को बढ़ाएं, अपने रिसोर्सेज को पहले बढ़ाएं और साथ ही अपने एक्सपेंडिचर को कम करें। फिर आप देखें कि आपका गैप आता कहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता करके, मे बी इन अ पीरियड ऑफ 5 years to 7 years, आप आहिस्ता आहिस्ता उनसे बाहर आ सकते। इंडिया भी आया बाहर, आप भी आ सकते। आप देखें ना, उन्होंने कोई रशियन लोन जो लिए हुए थे, उन्होंने रशिया को जो लोन वापस किए हैं, चूँकि रशियन रूबल की रिवैल्यूएशन हुई तो उन्होंने उनको इंक्रीज रेट के ऊपर वापस किए हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए ना, अब वो हमसे बड़ा मुल्क है, वहाँ हमसे ज़्यादा पावर्टी है। सो थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी नेक नीयती। फिर मैं नेक नीयती पे आता हूँ। आई थिंक द कोर इज़ कि नेक नीयत, कंसिस्टेंट, सेल्फलेस तो नहीं मैं कहूँगा, मगर एटलीस्ट पैट्रियाटिक लोग हों जो कि आपके मुल्क को चलाएं। अच्छा, अगर हम अब एक स्टेप नीचे आए, बिजनेसेस की बात करें, तो हम देखते हैं हमारे, आपको लगता है कि हमारे बिजनेस भी इतने प्रोफेशनल हैं कि वो मतलब अपनी मैनेजमेंट और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बिजनेसेस कितनी अच्छी करते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी करना? देखिए, हमने जब काम शुरू किया तो हमने हमारा भी एक स्टार्टअप था, और आप भी स्टार्टअप से ज़्यादा बात करते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए एक स्टार्टअप फर्म हमने बनाई, काम शुरू कर दिया। और हमारे साथ जितने क्लाइंट्स आए इन द लास्ट 18-19 ईयर्स, उसमें से 90% स्टार्टअप्स ही थे। हमने तकरीबन 80 और स्टार्टअप्स के साथ काम शुरू किया, और आज भी उनमें से कोई 70 और स्टार्टअप्स जो कि आज प्रॉपर सेटअप्स बन चुके हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेसमैन के समझने के लिए, कि एक आपका जो फ्लाइट मोड में आप जा रहे हैं,
जो स्टार्टिंग का फेज़ है उस फेज़ में आपका मेन एम्फोसिस होता है कि आप बिज़नेस को स्टैब्लिश करें, तब ये फाइनेंशियल कंट्रोल्स और ये चीज़ें प्राइमरी नहीं होती। क्योंकि देखिए, अगर कोई बिज़नेस रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल लाता ही नहीं है, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करता, तो फिर उसके ऊपर कॉस्ट के मेयर्स और सारी चीज़ें बेकार हैं। क्योंकि पहले आपने देखना है कि आप यू आर गेटिंग द कस्टमर, यू आर गेटिंग द मनी इन द कंपनी, और उसके बाद अब आप देखेंगे अब आपने किस तरीके से उस मॉडल को लेके चलना है। अच्छा, हमारे यहाँ अब दो क्लासेस मुझे नज़र आती हैं अगर मैं एसएमईज़ की बात करूँ। एक वो क्लास है जो कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, जो कि एफिलुएंट फैमिली से हैं, जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, वो दे हैव अ वेरी फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट। उनको पता है कि यार कंट्रोल्स मैंने अच्छे करने हैं, गवर्नेंस का सिस्टम अच्छा करना है। अब गुड गवर्नेंस नहीं होगी और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सही ग्रो नहीं करेंगे। तो वो जो क्लासिक सेट का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा इन बच्चों के आने की वजह से काम हो रहा है। जो बिजनेसेस ने ग्रो किया पाकिस्तान में, अगर आप हिस्ट्री देखें, द निशात्स, द सफ़ायर्स, पैकेजेस ग्रुप, आप इन सब में देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट काम उन्होंने क्या किया, ओनर्स डिसाइडेड कि वी विल स्टे एट द बोर्ड लेवल, दैट मीन्स वी विल डू द ओवरसाइट ओनली। सो दैट इज़ द प्रिंसिपली दी बेस्ट वे ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उन्होंने कहा नीचे जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे दे विल बी हेडेड बाय द एग्जीक्यूटिव टीम। एक सीईओ होगा या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा, वो सारे डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव टीम को देखेगा, वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, वो सप्लाई चेन हो, वो फाइनेंस हो, वो आईटी हो, व्हाटएवर। उन्होंने सिर्फ बोर्ड लेवल पे अपना रिव्यू करना है और जो स्ट्रैटेजी उन्होंने फाइनलाइज की थी उसकी एग्जीक्यूशन देखनी कैसे एग्जीक्यूटिव टीम करी। डे टू डे अफेयर्स में वो शामिल नहीं। सो जब आप राइट पीपल एट द राइट जॉब लेके आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस फ्लरिश करती हैं। लोग सोचते हैं कि यार हमारे काम से प्रॉपरली पेड लोग आएंगे तो बिज़नेस को फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर सेठ का जो बच्चा है वो सेठ के लेवल की एक्यूमन वाला हो, क्योंकि सेठ ने तो शायद ज़ीरो से काम शुरू किया था। उसको आप हाउस ऑफ अबीब्स की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हमेशा वो अपने हर बच्चे को पहले जो एंट्री है, जो डार्क एंट्री है या मेल एंट्री है, वहाँ से बच्चे को काम शुरू कराते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हर डिपार्टमेंट को एक्सपोजर दे के फिर उसको ऊपर लेके आते थे। तो मेरा ख्याल है ये अप्रोच हमारे सेठ कल्चर में कम है, मगर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो अप्रोच आई है और जिन इदारों ने उसको अडॉप्ट किया, दे हैव सक्सीडेड लाइक एनीथिंग। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तानी जो बिजनेसेस हैं ज़्यादातर क्या एक ऐसी कॉमन मिस्टेक ज़्यादातर क्या करते हैं और वो मतलब कैसे उसको अवॉइड किया जा सकता? आई थिंक जो हमारा प्राइमरी इशू है इन टर्म्स ऑफ आवर बिजनेसेस इज़ दैट कि हम एज बिजनेस ओनर्स वी अंडरस्टैंड द बिजनेस, यस ठीक है। किसी भी बिजनेस ओनर से ज़्यादा कोई भी कंसल्टेंट बिजनेस को समझता नहीं है। मगर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बिकॉज ऑफ आर वेरी स्ट्रिंजेंट टैक्सेशन सिस्टम हम अपनी चीज़ों को प्रॉपरली ब्लैक एंड वाइट में नहीं रखते। हमारी जो ऑफ द कारपेट इकॉनमी है वो एक बड़ा रीज़न बन जाता है हमारे बिजनेसेस के फ्लरिश ना होने में। उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, एक बिज़नेस की वर्थ है लेट्स सपोज $1 बिलियन की, मगर वो पाकिस्तानी टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर जो डेक्लरेशंस वगैरह दे के जा रहा होगा वो इसका मे बी 25% भी ना दे रहा हो। तो आपने अगर उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन देखनी है, आपने उसे कल को ग्रो करा के स्टॉक मार्केट में लेके जाना है, तो उसकी तो वर्थ वहाँ पे सामने है ही नहीं। सो अगर ये रियलिटी होगी हमारे बड़े बिजनेसेस की, तो इसी तरह एसएमई बिजनेसेस की भी ये रियलिटीज़ हैं। सो वी आर एक्चुअली, वो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान की जो एक्चुअली जो अंडर द कारपेट इकॉनमी है जो शायद डबल से भी ज़्यादा है या मे बी 3 टाइम्स है ऑफ द एक्चुअल इकॉनमी साइज़। क्योंकि आप लाहौर, कराची में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, बड़े शहरों के अंदर जब आप अपनी जो ये लेविश कार्स हैं और लोगों का लेविश लाइफस्टाइल देखते हैं, मतलब अब जो एक हैव और हैव नॉट्स का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि वी हैव एक्चुअली नॉट बीन एबल टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर द सिस्टम। और सेट्स का हमारे यहाँ या बिज़नेस ओनर्स का हमारे यहाँ ये एक इम्प्रेशन है कि यार अगर हम यहाँ पे टैक्स चोरी कर लेंगे या यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट को यहाँ हुडविंग कर देंगे, या चलो ये चीज़ इस तरह करनी है, इस तरह नहीं करते, हम इस स्पीड मनी को देके इस तरह काम कर लेंगे। सो दैट ऑलवेज क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर बिजनेस एज वेल।
शॉर्ट टर्म तो वो सक्सेस हो गई बिजनेस की, मगर फॉर एग्जांपल अगर आप सस्टेनेबिलिटी पे काम नहीं कर रहे, आपने क्लाइमेट के रिलेटेड कोई काम करना था, आपने कोई एमिशंस की चीज़ें लगानी थी, आपने किसी तरीके से उससे बच के फॉर द टाइमिंग, मगर उन एमिशंस ने बिजनेस को इम्पैक्ट किया इनडायरेक्टली, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग इम्पैक्ट हो गए, आपके इर्द गिर्द के जो रहने वाले जो कॉमन पीपल थे वो इम्पैक्ट हो गए. सो वी हैव टू थिंक स्लाइटली beyond our own business and to think about the planet and the people who are amongst us, जो आगे generations आ रही. सो वो मेरा ख्याल है वो जो आपकी थोड़ी सी सोच है, जस्ट टू गेट द गेन आउट ऑफ एवरीथिंग यू नीड टू स्पेंड फॉर सर्टन थिंग्स एज वेल. तो वो मेरा ख्याल है अगर वो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाए तो ये जो बेसिक मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है. फिर सस्टेनेबिलिटी यहाँ से इंश्योर होनी है, जो वो भूल जाते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो फिर होती नहीं. फिर ये है कि जो हमारे यहाँ SMEs में जो गलती होती है वो ये है कि नीचे जो सेकंड जनरेशन है उसको एम्पावर नहीं किया जाता, और जब उसको एम्पावर नहीं किया जाता प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग नहीं की जाती. और सेठ साहब जब तक वो खुद के आदत में रहते हैं चीज़ें सब अच्छी होती हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट आती है, बहुत अच्छा, बहुत, क्योंकि हैंड्स ऑन पता होता है ना हर चीज़. जब सेकंड जनरेशन आती है तो चूंकि लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर थिंकिंग. फॉर एग्जांपल अगर हमारे सेठ साहब की बेटी होगी फॉर एग्जांपल, तो हम बेटी को कभी भी की आदत नहीं पकड़ाएंगे, हमेशा बेटे को देना चाहेंगे. बेटा कितना भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, मगर इट्स द बेटा हु इज़ गोइंग टू रन इट. सो दैट इज़ अगेन कि हम बायस्ड हैं चीज़ों में. वी हैव टू बी अनबायस्ड. एंड अगर वो जो बिजनेस ओनर है वो सोच ले यार सक्सेशन के हिसाब से ये मेरा एम्प्लॉई है जो मेरा सक्सेसर बनेगा, सो वो करना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस वो रिक्वायर करता है. सो मेरा ख्याल है कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं. अच्छा, अगर अब इससे एक स्टेप और नीचे आए कि ऐसे लोग जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई बिल्कुल बड़ी मतलब रॉन्ग मतलब अगर लेमैन टर्म में आप बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक जो बंदा बिज़नेस प्लान कर रहा है तो क्या ऐसे एसेंशियल्स हैं जो उसको लाजमी जो है वो प्लान करने चाहिए बिज़नेस के लिए. गुड क्वेश्चन उमर. मेरा ख्याल है कि जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो जो सबसे एसेंशियल टीम है वो यही है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना उसको कम से कम जिस भी फॉर्म में आपका कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, आपने बिज़नेस को बनाने के लिए किसी लॉयर को पैसे दिए, आप उसको एक फ़ाइल में अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रखते जाएं साथ साथ. बेशक उसकी एक्यूमुलेशन या उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग उस वक्त ना करें, कोई इशू नहीं है, बड़ा नेचुरल, मगर उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करें. उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको गुंजाइश आती है आप लोग हायर करना शुरू करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बिज़नेस शुरू हुआ है और आपको लगता है कि यार इसमें स्पार्क है तो डेफिनेटली आप सेल्स मार्केटिंग या बिज़नेस डेवलपमेंट के लोग पहले लाएंगे. अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपकी एक इंजीनियरिंग की टीम आपको शुरू में लानी पड़ेगी. अगर आप प्रोफेशनल सर्विस बिजनेस में हैं तो आपको 2-3 प्रोफेशनल साथ अच्छे लोग होने चाहिए जिनको फिर आपने अपने आप से ज़्यादा पैसे देने हैं टू स्टार्ट विद. अगर आप लेट्स सपोज 5 लाख ले रहे हैं, आप उनको 7 लाख रुपए दें, देन पीपल विल बी ग्लूड टू यू. दे विल फील द अटैचमेंट कि यार हमारा ओनर नहीं खाली इतने लेके जा रहा, हमें उससे ज़्यादा दे रहा है. पीपल विल फील द सॉर्ट ऑफ अ लॉन्गिंग. फिर उसके बाद आप उनको साथ साथ अपना स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर बनाना शुरू करें, क्योंकि इफ़ योर एम्प्लॉयज़, इफ़ योर स्टेक होल्डर्स बिकम शेयर होल्डर्स, एक्चुअल पार्टनर्स इन द बिजनेस, तो फिर वो ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी. आप मिलर ट्रैक्टर्स की एग्जांपल देख लें, जब एम्प्लॉयज़ ने उसको टेक ओवर किया तो मिलर ट्रैक्टर्स ने कितना ग्रो किया. मैं खुद थोड़ा सा वहाँ पे टाइम गुजारा और बड़ी मुझे अच्छी चीज़ जो कल्चर में लगी, जब लोग लंच पे और नमाज के लिए जाते हैं तो कोई भी एम्प्लॉय जो लास्ट में कर रहा है वो सारी लाइट्स ऑफ करके जाता है. क्यों? क्योंकि दे आर ऑल शेयर होल्डर्स इन द कंपनी. कल को जो पैसे बनेंगे उन्हें यकीन है कि डिविडेंड फॉर्म में हमें आने ही आने. सो आपको वो ट्रस्ट डेवलप करना है विद योर एम्प्लॉयज़ एंड विद योर स्टेक होल्डर्स कि येस यू विल गेट समथिंग बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स. सो जब अब यकीन आ जाएगा ना तो देन यू बिकम अ ट्रू trusted partner in the organization. So you can be a shareholder per se officially, या आप कोई परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस दे रहे होंगे, लोग आपके साथ अटैच्ड होंगे. और मेरा ख्याल है हमारे मुल्क के खमीर में एक बड़ी चीज़ है, हम अगर लोगों को इज़्ज़त दें और उनको एक रीज़नेबल से थोड़े ज़्यादा रेम्यूनरेशन दें, उनका घर चल रहा हो, उनके मुश्किल टाइम में काम आए. हमारी कौम जो है ना वो कहते हैं ना ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, तो ये लोग बहुत लॉयल डेडिकेटेड है, तो ये छोड़ेंगे नहीं आपको. मगर हम सैडली ये करते नहीं, हम लोगों को ओन नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, और फिर वो छोटे छोटे फाइनेंशियल गेंस के लिए हम लोगों को जो है ना स्टिफ करते हैं. जहाँ जो फैमिली की नीड्स हैं,
पर्सनल नीड्स हैं, उनको अपनी नीड या फैमिली समझ के अगर एड्रेस कर लिया जाए सेट ओनर्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए, दैट कैन बी अ विनिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मगर ये सब काम आहिस्ता आहिस्ता करने, और फिर उसके बाद जब आप एक रीजनेबल सिचुएशन में आ जाते हैं, देन यू मे हैव टू आउटसोर्स योर वर्क टू मे बी आफ्टर अ ईयर और सो। जब आपने टैक्स फाइलिंग में अंदर जाना है तो किसी को आउटसोर्स करें, उसे कहें यार मेरी प्रॉपर बुक कीपिंग करें। बड़े इजी सस्ते सॉफ्टवेयर हैं, क्विक बुक्स अवेलेबल है, पीचट्री या सेज के डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, या लोकल बहुत से सोल्यूशंस हैं। कोई उसकी प्रॉपर, जब आपने डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई है, आप बंदे को कहें कि यार आप इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर दें। आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके आपको एज अ बिजनेस ओनर आइडिया ज़रूर होगा चीज़ों का, मगर वंस वो रिकॉर्डिंग करेंगे आपके सामने चीज़ें आएंगी, आप अपनी साल के साल, आहिस्ता आहिस्ता महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेली बेस पे अपनी फाइनेंशियल जो आपकी चीज़ें हैं उसकी स्ट्रक्चरिंग करें। उसके बेस पे आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग और आगे की बिजनेस की एग्जीक्यूशन होती जाएगी। यू विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स जस्ट बाय टेकिंग दीज वेरी स्मॉल स्टेप्स। अच्छा, अगर आप जनरली आप क्योंकि बहुत सारे नए बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑब्स्टिकल्स हैं नए बिजनेसेस को, कौन सी हैं पाकिस्तान में जो नए बिजनेसेस फेस करते हैं? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो यही है कि हमारी थोड़ी ना सारा एम्फोसिस है हमारे बिज़नेस के अंदर, वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, इज़ ऑफ टैक्सेशन। और टैक्सेशन में आई थिंक जो FBR का निज़ाम है, दैट इज़ अ मेजर इम्पेडिमेंट इन बिज़नेस ग्रोथ इन पाकिस्तान। क्योंकि आपने एज अ रेगुलेटर कभी लोगों को ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं कि यार अगर हम सही और प्रॉपर फाइलिंग कर रहे हैं तो फिर हमें कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, वी विल बी अलाउड टू फंक्शन प्रॉपरली। हाँ, वो लोग जो काम सही नहीं कर रहे, सही डेक्लेरेशन नहीं दे रहे, हुडविंग कर रहे हैं डिपार्टमेंट को या टैक्सेशन को, उनको आप ज़रूर सवाल करें। तो पहले तो वो ट्रस्ट जो है ना वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है विद द बिज़नेस कम्युनिटी, जो कि अर्ली 2000 में कोशिश की गई, मगर समहाउ उसका ऑब्वियसली हमारी बिज़नेस की साइड ने कुछ एक्सप्लॉइट किया। जिस तरीके से वो सेल्फ असेसमेंट की फाइलिंग की गई, आई थिंक दैट वाज नॉट ऑन फ्रॉम देयर साइड। तो वो कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालम सी, कुछ सानू मनन दा शौक भी सी। सो एक्चुअली बिजनेसिस हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। बाकी आज की डेट के अंदर येस, आपके टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर जैसे उसकी कलेक्शन करनी, हम सारे एडवांस टैक्स की कलेक्शन के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारा माइंडसेट ये है कि कोई बंदा आ जाता है और हमें पता चल जाता है अच्छा ये चीज़ आई है, अब हम उसको स्क्वीज़ कर लें। सो वो जो स्क्वीज़ वाली मेथोडोलॉजी है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। आप राइट, फेयर, इक्विटेबल टैक्सेशन फॉर एन इंडिविजुअल की बात करें। आप उसको इस तरह ना करें कि जो सिस्टम में है उसको तो हम पकड़ के चॉप 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 कर देंगे, और जो सिस्टम में नहीं है वो आउट इन द कोल्ड है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके बैरूनी दौरे भी हैं, उसका सब कुछ है। अब आपने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ले लिए हुए हैं। हमारे पर नॉन फाइलर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, लेट फाइलर कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब इट इज़ टाइम वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और उनको फिर फाइलर की तरफ लाएँ, क्योंकि देखिए जो फाइलर्स हैं फिर वो कसूरवार तो नहीं है ना। तो आप नॉन फाइलर्स को भी लाएं, उन्हें कि जी ये चीज़ कैसे आपने की, और उस पर एक हैवी किस्म की एक्सरसाइज करें। और जब अब वो करेंगे तो उससे ये कि बिज़नेस के इम्पेडिमेंट्स भी कम हो जाएंगे। लोग भी कहेंगे हाँ यार हम अकेले नहीं हैं जो टैक्स दे रहे हैं, कल्चर डेवलप करना है कि यार वो कल्चर क्या है। अच्छा, जब और मेरे ख्याल में हम नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि हमें हुक्म है नमाज़ पढ़ने का, या हमने बाकी अरकान अपने दीन के करने हैं, जो भी आपका है रिलीजन। क्या हम टैक्स देना हमारा कौमी फरीज़ा नहीं है? ये बात तो हमें स्कूल्स में बतानी ज़रूरी है। तो जब हम बिज़नेस करने जा रहे हैं तो टैक्स येस इज़ अ कॉस्ट दैट हैज़ टू बी पेड। हाँ, टेंजिबल हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमें हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं है, या हमें कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स या कोई और फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं नज़र आते हमारे सिटीजन्स को। येस, इट्स ट्रू, बट एट द सेम टाइम अगर वो नहीं भी पूरा हो रहा तो क्या हम अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करेंगे? आई थिंक हमें अपनी वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, और ये इनकलकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये बिजनेसेस को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाए कि यार लेट सपोज मैं कहता हूँ हम एक इस तरह की सिचुएशन करते हैं कि आपने इस साल 10 रुपये टैक्स दिया था, अगले साल आप इससे 15% या 20% बढ़ा के दे दें, आप चलाएं बिजनेसेस को। सबसे कम रेगुलेशन इंटरेस्टिंगली टैक्सेशन में US में, और सबसे पीछे हैं वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। दे वांट देयर बिजनेसेस टू फ्लरिश। व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने बहुत सारे स्मॉल जैसे हमारी एंटिटीज़ हैं उनको भी हमने सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, सब्जेक्ट टू डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स में ले गए हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी।
हम उनको बड़े सिंपल तरीके से एक सिंपल मेथोडोलॉजी दे के उनसे वो फाइलिंग्स वो उनकी पूरी सबमिशंस करवा सकते हैं ताकि उनको एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिले। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से देखें ना, आज भी हम हंड्रेड्स में हैं, तो क्यों हम हंड्रेड्स में है ना, देखिए हमें तो हमारे पास तो सारा कुछ सारे राइट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वी शुड बी 25-30वें नंबर के ऊपर। तो मतलब ये चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इफेक्टिवली काम कर सकते हैं कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो पैरामीटर्स हैं जो वर्ल्ड बैंक वगैरह अक्सर सर्वे करते हैं, उसके ऊपर हम हर एक पैरामीटर के अंदर अपने आप को एटलीस्ट पहले टॉप 100 में, फिर टॉप 70 में, फिर टॉप 50 में, फिर टॉप 30 में लाने की कोशिश करें। उससे आपकी इकॉनमी फ्लरिश करेगी। अच्छा, ये बताएं कि जो डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो देखें ओवर द इयर्स सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन है, हर एक का नादरा CNIC है, तो वो जो एक स्टेप है कि एक बटन दबाना है और हर चीज़ एक चीज़ में लिंक हो जाएगी, वो आपको क्या लगता है उसको क्या चीज़ रोक रही है? वो क्यों नहीं हो पाता? कई दफ़ा सुना कि जी बस वो एक बटन दबेगा और एक ID कार्ड की हर चीज़ एक जगह पे टैक्सेशन में आ जाएगी। देखिए जो इंटीग्रेशन है अब सिस्टम्स में पॉसिबल है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा IT का पोस्ट कोविड इन्फ्लक्स आया है कि वो पॉसिबल है। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि FPR ने हर चीज़ को सिंक कर लिया हुआ, मगर येस वो इंटीग्रेशन आपको करनी चाहिए और उस इंटीग्रेशन के अंदर इस वक्त वो डिपेंडेंट हैं ऑन द बिजनेसेस। और फिर देयर आर बिजनेस कम्युनिटीज़ हु आर नॉट एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट या दे डोंट वांट एक्चुअली कि उनकी जो सबमिशंस हैं या जो उनकी एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो FPR तक जाएं। अगेन बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट, बिकॉज ऑफ देयर इंक्लिनेशन कि नहीं यार हम तो टैक्स पूरा नहीं देंगे, हम ये क्यों दे रहे हैं, हम इसको किसी और तरीके से प्लस माइनस कर लेते हैं। सो वो जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट एक बड़ा किलर माइंडसेट है। उस वजह से आपके पास देखें ना, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं तो उनकी अपनी रियलिटीज़ हैं, उन्होंने वोट्स लेके आने, तो वो ये सोचती हैं अच्छा यार हमने ये बड़े हब को छेड़ा। फॉर एग्जांपल आप शाह आलम मार्केट चले जाएं, कराची की किसी बड़ी मार्केट में चले जाएं फैसला, तो वो दे विल नॉट बी पेइंग एग्जैक्ट टैक्सेस जो उन्हें पे करने। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें अनटचेबल्स बना लिया हुआ है। अब हम उनको उस तरीके से नहीं सिस्टम में अब्जॉर्ब कर पाए या वो हमारे सिस्टम में आना नहीं चाहते। बोथ फेज इशू दोनों साइडों पे है, मगर येस एज गवर्नमेंट हम फैसिलिटेट तो कर सकते हैं ना। तो अगर हम वो फैसिलिटेशन कर देंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और जहाँ तक FPR की बात है, FPR एज ए ह्यूज रोल टू प्ले है, क्योंकि जो आपका नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, अगर आप उसका एस्टिमेट वर्ल्ड बैंक या किसी और हमारे इकोनॉमिस्ट डिफरेंट जो देते हैं, वो एटलीस्ट 2.5 टाइम्स के करीब करीब है। सो इसी सिस्टम में रहते हुए आप जो टैक्स का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वो हाजिर सर्विस रेवेन्यू से डबल हो सकता है। मगर आपको लोगों को कॉन्फिडेंस देना है कि हम आपको अनड्यू हैरास नहीं करेंगे, हम आपको अनड्यू तंग नहीं करेंगे। कोई हमारे पास FPR का ऑफिसर नहीं आएगा और आके कहेगा जी आप ये कर दें वरना आप इस तरह कर दें, इस तरह कर दें वरना ये हो जाएगा। कोई इस तरह की थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट नहीं होगी। आपको एक कंड्यूसिव बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगी। येस यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सचेकर, तो अब आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेसेस में। तो जब तक वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप नहीं देते हैं, वो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म नहीं करते हैं, आप आगे आप स्ट्रगल करते ही रहेंगे। बट ये जो आपने पीछे देखा कि ये जो बहुत बातें होती रही, कोई ऐसी पावर्स देने की FBR को कि जहाँ पे वो जाएँ बिज़नेस को पकड़ भी लें और ये सब कुछ भी कर लें, तो आपको लगता है कि ये वाली हमारे जैसे मुल्क में ये डूएबल है और इससे कोई टैक्स बढ़ेगा या कोई टैक्स बेस बढ़ेगी? देखिए जो वो चोर सिपाही वाला रोल है ना, वो तो हम चला ही रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह की पावर्स पे काफ़ी डिस्कशन भी है, काफ़ी ये भी बातचीत भी होती है। मगर अगर आप दुनिया में देखें, अगेन डेवलप्ड वर्ल्ड को देखें, तो वहाँ पे टैक्स की पूरी पेमेंट करना एक रूटीन चीज़ है। लोग सोचते भी नहीं है कि हमने टैक्स को प्लस माइनस करना है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बीइंग बिजनेस ओनर्स, हम कहते हैं कि हम डिक्लेरेशन भी पूरी ना दें और हम जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं उस पर भी पूरा टैक्स ना दें। सो अभी आप अपनी पूरी डिक्लेरेशन देने को तैयार नहीं, और उसके बाद जितनी आप दे रहे हैं उसमें भी आप कहते हैं किस तरीके से कोई लकूना ऑफ लॉ मिल जाए या कोई वे आउट निकल जाए, हम उतना भी पे ना करें। सो दिस इज़ नॉट दी वे फॉरवर्ड। ये सबसे बड़ा इशू है, मतलब जो आप रोड ब्लॉकर है यही है कि हम वहाँ पे किसी जगह पे खुश नहीं हो रहे। अच्छा, अब वो कौमी फरीज़ा अपनी जगह मौजूद है, मगर जो आपका जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है ना हमारे जैसे गरीब मुल्क में, अंडर डेवलप कंट्री में, वो ये है कि जो आपकी अंडर द कारपेट इकॉनमी है वो सपोर्ट कर रही है वेरियस पीपल
who are at the ebb of your economic ladder. वो मतलब वो लोग हैं, मतलब लोएस्ट टेप ऑफ द इकोनॉमिक लैडर एक्चुअली, वो लोग जो बिल्कुल गरीब हैं, जो कि डेली वेजर्स हैं, अब वो कैश में ही पैसे ले रहे हैं। अब जब आप बहुत ज़्यादा कदगन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा आप वो उन लोगों को स्क्वीज़ करते हैं, वो तो सरमायादार हैं, वो अपने पैसे पीछे होल्ड कर लेंगे। अब जिस जो डेली वेजर उनके साथ कनेक्टेड है, लेट्स सपोज 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, बहुत से लोग होंगे, लाइट कोई सामान उठाने वाला है, कोई उनके साथ आगे सामान को पहुंचाने वाला है, लोडर्स हैं, डिफरेंट यू नेम इट, देयर विल बी डिफरेंट पीपल, कोई चाय वाला है, वो बहुत से लोग हटाए विच आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिस्टम पर से। मगर द प्रॉब्लम इज़ कि उन लोगों को फिर इनकम कौन देगा? स्टेट तो नहीं दे रही, स्टेट तो हमारी कहीं नहीं खड़ी हुई। तो अब ये लोग ऑल्दो के दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट लीगल इन टर्म्स ऑफ नॉट पेमेंट ऑफ देयर ड्यू टैक्सेस, बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकॉनमी, टू द अंडर द कार्पेट इकॉनमी एक्चुअली, वो लोग जिनको हम किसी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, ये बताएं कि इस सारे में तो फिर टैक्स बेस कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हमेशा ये बात हो रही है टैक्स बेस बढ़ानी है, टैक्स बेस बढ़ानी है, तो फिर तो इस सारे में तो फिर कहाँ से टैक्स बेस बढ़ेगी? अच्छा, टैक्स बेस वाली डिस्कशन बड़ी अज़ल से अबद वाली डिस्कशन है, और अब मेरे भी कुछ बाल सफ़ेद हो गए इस डिस्कशन को सुनते हुए और करते हुए। टैक्स बेस रफली हम 12% के ऊपर हैं इस वक्त, टैक्स टू जीडीपी रेशो देखें तो अगर उसको अगेन हम एस्टिमेट करने जाएं तो इट गोज़ टू अराउंड मे बी 25% तक, जहाँ पे आपका पोटेंशियल होगा। इंटरेस्टिंगली सब कॉन्टिनेंट की रेशो किसी की भी इतनी नहीं है अगर आप देखें, वो रेशोज़ भी आपके थोड़ी ज़्यादा हैं आपसे, मगर बहुत ज़्यादा मतलब एस्टाउंडिंग डिफरेंसेस नहीं हैं, मगर यस डेवलप्ड वर्ल्ड में आपको ज़्यादा मिलेंगी। सो हमें, मेरा ख्याल है, वी नीड टू बी स्लाइटली प्रैग्मेटिक एंड स्लाइटली रियलिस्टिक। हमें उसको आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सिस्टम में लाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोग कॉर्पोरेट नहीं बनाते हैं तो हम जो AOP की टैक्सेशन है एसोसिएशन पर, उसको बढ़ा दें, ठीक है, ताकि लोग कॉर्पोरेट्स की तरफ आना शुरू कर दें। कॉर्पोरेट की टैक्सेशन थोड़ी कम कर दें, लोग उस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अगर 2-3% का मार्जिन मिलेगा तो लोग कहेंगे, कंसल्टेंट से कहेंगे चलिए जी आप उसमें शिफ्ट कर लें। आप टूवर्ड्स द कॉर्पोरेटाइजेशन लोगों को मूव कराएं बाय ये जो आपके AOP का टैक्सेशन है या नॉर्मल बिजनेस की टैक्सेशन है इंडिविजुअल्स की, उसको बढ़ा दें, उसकी फिगर्स को आप जैकअप कर दें, 5%, 7% कर दें, और उनको कहेंगे जी आपको हम ये कोई स्पेशल प्रोविज़न देते हैं जिससे आप कंपनी बना लें, और कंपनी बनाते हुए हम आपको 2% छोड़ देंगे, 3% छोड़ देंगे पहले साल में, इस तरह आपका ओवरऑल रेट भी इतना कम हो जाएगा। उसमें आप उनको एडवांटेजेस देना शुरू करें। वंस आप कॉर्पोरेट सेटअप्स बनाने की तरफ आ जाएंगे तो आप कल्चरली बेहतर हो जाएंगे, सिस्टम आपका डॉक्यूमेंटेड होना शुरू हो जाएगा। फिर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तरफ जोर लगाना शुरू करें, ये कॉर्पोरेट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिफरेंट लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, उस तरफ आप उनको आहिस्ता आहिस्ता लाना शुरू करें। बैंक का जो सिंक है विद द सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए पैसा कहीं तो मूव कर रहा है ना, शायद लोग हाथ से भी देते हों और कैश इकॉनमी भी हमारी बड़ी होगी, मगर स्टिल अ लॉट इज़ कमिंग थ्रू द बैंकिंग चैनल्स। तो वो बैंकिंग चैनल्स को स्लोली बट स्टेडली एक प्लान के तहत आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एक तरीके से इंगेज करें कि वो सिस्टम के अंदर पार्ट बन जाए। इट इज़ नॉट, मे नॉट बी अ क्लिक ऑफ अ बटन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, मगर अ गुड पॉलिसी 5 to 7-8 years आप बहुत सारे लोगों को टैक्स नेट में ले आएंगे। अच्छा, ये जो इस सारे में जो सैलरीड क्लास है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई ना, उस पर टैक्सेशन जो है, क्योंकि उनका तो टैक्स सैलरी पे ही कट जाना, तो इसको मतलब है क्या रिफॉर्म किया जा सकता है कि कम से कम उनको कोई रिलीफ मिले? देखिए, अब फैक्ट यही है कि आपकी जो एक क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है वो आपकी सैलरीड क्लास है, क्योंकि वो जिन जगहों पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में वो जो टैक्स की विदहोल्डिंग की वजह से उनका टैक्स कटता जाएगा, ठीक है। और इवन इन बिजनेसेस में भी जहाँ वो सैलरी दे रहे हैं तो वो टैक्स की विदहोल्डिंग अपनी कर रहे हैं, तो उनकी आप समझे सब्सटैंशियल चंक ऑफ द टैक्स लायबिलिटी तो वहाँ से कवर हो गई। अब क्या उनको मिलना चाहिए जो दुनिया में मिलता है? आप उनको मेडिकल का अलाउंस दें, आप उनको चिल्ड्रन स्कूल फ़ी या यूनिवर्सिटी फ़ी के इंसेंटिव्स जो होते हैं उनका आप उनको कहेंगे यार ठीक है हम ग्रॉस फ़ी पे, ग्रॉस सैलरी पे एक्चुअली टैक्सेशन करें, आप उसमें कुछ अलाउबल जो एक्सपेंसेस हैं उनको ले दें, लिविंग अलाउंस का उनको दे देंगे यार हाँ एक बंदे ने रहना है, कोई काम करना है,
तो उसको हाँ ये इतना लिविंग अलाउंस है, ठीक है, उसके लिए आप कह लें कि आप अपनी खर्चे की रसीदें दे दें, जो भी चीज़ें वो मेंटेन करें, मगर आप वो जो भी एविडेंसेस अवेलेबल हैं उसमें से जायज़ जो चीज़ें डिफ़ाइन करके 10-15 जो लाजमी ज़रूरत की आइटम्स हैं, फॉर लिविंग की ज़रूरत है, मेडिकल के लिए ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसको आप पोर्शन को उसमें से माइनस करें। माइनस करके फिर आप एक नेट सैलरी निकाल के बेशक एग्जिस्टिंग रेट्स पे टैक्स करा लें, वो इशू नहीं है। मगर प्रॉब्लम अभी ये है कि आप कह रहे हैं ग्रॉस है, ग्रॉस पे आप पूरा टैक्स दे दें, विच इज़ नॉट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल है वो बड़ी ज़्यादती है। आपको सर्टन एग्जाम्पशंस भी उनको देनी चाहिए, अलाउंसेस भी उनको देने चाहिए। वो कभी होते भी थे हमारे लॉ के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता कर ख़त्म कर दिए गए। तो एक क्लास जो कि टैक्स देती है उसको सिर्फ पीसना नहीं चाहिए, दे हैव टू बी गिवन सम रिलीफ। ये बताएं कि एक तो जो टैक्स सिस्टम आप इतने अरसे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है? और दूसरा ये कि कहीं किसी लेवल पे ये गुफ्तगू है कि कहीं टैक्स को भी थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि दो तरह के मॉडल हैं ना। एक है कुछ मुल्कों में बहुत टैक्स आए हैं बट वो फिर उसी तरह उनकी वेलफेयर स्टेट है, और फिर कुछ जगह पे टैक्स कम है और वो उसी तरह उनकी इकोनॉमी बढ़ी है। तो इस पे क्या आपको लगता है कहीं पे कोई अभी की कहीं पे कुछ सोच रहा है या बात हो रही है, या अभी मुश्किल है? देखिए इस पर बात तो होती है, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं, आपके FPR की प्रपोजल जाती हैं बजट की जब भी, तो इस पर बात तो होती है। मगर फ्रेंकली स्पीकिंग चूँकि वी आर इन अ स्टेट ऑफ बैगरी और हम वी आर डिपेंडेंट ऑन डोनर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे वी हैव टू कलेक्ट द फंड्स। तो जब आपने उनसे फंड्स लेने हैं तो आप इस माइंडसेट में हैं, उन्होंने आपको टारगेट देने हैं। अब आपकी इकॉनमी इज़ नॉट एक्चुअली रन बाय द इकोनॉमिस्ट ऑफ योर कंट्री, इट इज़ एक्चुअली रन बाय द इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF. It's not your plan, it's their plan, and their plan is not for your country's sustainability. उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान है नहीं है, अल्लाह रहम करे, ना हो अल्लाह माफ़ करे, मगर ये कि उनका इंटरेस्ट ये है कि ये जो इदारा है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी लोन की रीपेमेंट्स टाइम पे आ जाए। अब जब आप उस तरह करने जाते हैं तो जैसे अभी आपने हाइपर इन्फ्लेशनरी पीरियड देखा, इस तरह के बहुत से इश्यूज आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी को अंदर ये 5 साल के रिटर्न, 6 साल के रिटर्न, जो भी उनकी वो अपना टेन्योर बेस्ड फंडिंग है, उन्होंने उसकी रिटर्न को सोचना है। सो अगर आप उससे बाहर आ ही तब सकते हैं जब आप आहिस्ता आहिस्ता उन पे डिपेंडेंसी कम करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिस्टम जो है वो यही है। मुझे ये लगता है जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को मूव कराएं टूवर्ड्स द कॉर्पोरेटाइजेशन, और कॉर्पोरेटाइजेशन की एक सर्टन क्लास को, जो स्मॉलर कॉर्पोरेट्स हैं, उनको आप हैवी किस्म के टैक्स रिलीफ हॉलीडेज़ दे दें। साल आप टैक्स नहीं देंगे, 2 साल टैक्स नहीं देंगे, इस तरह करके लोगों को उस तरफ लेके आएँ। और उधर जो EOPs हैं और जो आपके सारी ज़्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड में या तो EOP होगी या आपके इंडिविजुअल बिजनेसेस होंगे। इसके अलावा मेरा ख्याल है अनडॉक्यूमेंटेड कंपनी तो बहुत कम होगी, हो सकती भी नहीं है। अब उनको इधर लेके आएँ। जब आप उनको इधर लाएंगे अपने सिस्टम के अंदर, मगर उनको रिलीफ भी पकड़ाएं। और यस हमारी टैक्सेशन ज़्यादा होगी, मगर अगेन ये है कि कॉर्पोरेट की साइड पे हम नीचे ला सकते हैं, मगर इंडिविजुअल में मैं कहूँगा ऊपर लेके जाएं। अच्छा, अब ये है कि अब जो सवाल है ना वो बिल्कुल लेमैन के लिए हैं। अब बिल्कुल आपने बड़े जिसको तो आपने मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग किस चीज़ पे ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे लगता है कि एक चीज़ पे जो लोग, अब मुझे नहीं पता वो पैसे ज़ाया हैं नहीं ज़ाया हैं, मगर ये है कि आप फूड के ऊपर स्पेंड करने को तैयार हैं। ये मुझे लगता है आपको फूड की हमेशा हर शॉप भरी हुई मिलेगी। दूसरा जो मुझे लगता है कि लोग, जो समझदार लोग हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे पैसे ज़रूर करते हैं, वो मैं उससे ज़ाया नहीं कहूँगा। मगर जो ज़ाया हम माशरती तौर पे करते हैं वो हम करते हैं नमूदो नुमाइश पे। उस बंदे के पास ये गाड़ी है, हमारे रिश्तेदार के पास, हमारे पास भी होनी चाहिए। वो हमारा रिलेटिव जो है वो फ़लानी जगह ट्रैवल कर गया था, हमने भी ट्रैवल करना है। उसने ये कपड़े पहने हैं, हमने पहने। हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे आप देखें लॉन्स को, अगर आप देखना शुरू करें तो वो लॉन्स हमारे बचपन में इतनी कभी भी नहीं थी। सो नाउ दे आर माशाल्लाह जायंट्स, एंड थैंक्स टू अस कि वो सारी नमूदो नुमाइश में आपने एक सूट 2 दफ़ा पहनना है, 1 दफ़ा पहनना है, किसी को दोबारा नज़र नहीं आना चाहिए। आई थिंक दिस इज सोशल डायलेमास। और इन सोशल डायलेमास के बाद मतलब देखिए ना, अगर हम वी आर नॉट एज अ कंट्री स्ट्रॉन्ग इनफ, और फिर अगर हम फॉर एग्जांपल मैं भी आईफोन रख के बैठा हूँ, अगर हम कोई भी बाहर से ये मोबाइल फ़ोन्स मंगवा रहे हैं
कोई भी हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो जो आपकी लोकल होममेड चीज़ें नहीं हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सारी वो लेविश चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा सा रोक दें, थोड़ा सा रोक दें, मैं कहता हूँ 100% ना रोकें, तो आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, एक्सचेकर के ऊपर आपका इम्पैक्ट कम हो, एक तो वो नमूदो नुमाइश का एलिमेंट भी कम होगा, आप यू विल डेवलप अ कल्चर ऑफ सेविंग्स इन द कंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक्सचेकर में पैसे बचेंगे तो आपकी लोनिंग IMF वगैरह से कम होगी। एक आम आदमी के लिए अपना बजट बनाने के लिए क्या बेस्ट फार्मूला? अच्छा, दैट्स अ गुड वन। आम आदमी का बजट तो देखिए ये है ना कि आम आदमी ने पहले सोचना है कि उसके पास पैसे कितने हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसके पास 50,000 सैलरी है, तो सबसे पहले तो फ़ी ज़माना वो सोचेगा कि मैंने कुछ चीज़ें हैं जो नेसेसिटीज़ हैं, तो नेसेसिटीज़ को आप 1 2 3 4 बाय ऑर्डर देख लें। बिजली है, पानी है और फूड एक्सपेंस है और बच्चों की तालीम है। बच्चों की तालीम आजकल नेसेसिटी है, हर जो है समझदार, इवन अनपढ़ आदमी भी सोचता है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है ये 5-6 चीज़ों को देख के आप अपना मंथली बजट बना लें, और किसी भी लोअर मिडिल क्लास के बंदे के लिए, लोअर क्लास के बंदे के लिए वो बहुत स्क्वीज्ड होगा। तो फिर उसमें हल यही है कि जैसे हम कराची में एक आम चीज़ होती है कि लोग एक 9 to 5 की जॉब करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें एक 3-4 घंटे की को पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, या फिर ऑब्वियसली फ़ीमेल एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है कि फिर मेल भी काम करे और फीमेल भी काम करे। तो जितने लोग ज़्यादा काम करेंगे फिर आपके बजट को मैनेज करना ईजी होगा। वरना ये कि वो वही है ना, आपका जो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो वांट्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड है, मगर आपकी ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं। सही। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हमारी यूथ है वो सबसे ज़्यादा पैसे किस चीज़ पे ज़ाया करती है? मुझे लगता है हमारी यूथ के अलावा हमारा कोई भी लोएस्ट लेवल ऑफ अगर वो है ऐप पे, इकोनॉमिक लैडर पे साहब, वो सबसे ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं मोबाइल के रीलोड पे। और आप किसी भी बंदे को देखें तो वो यूट्यूब की एक रिकॉर्डिंग देख रहा होगा या देख रही होगी, अब आपके साथ लिंक्ड है नहीं है, आपका वो एक सुपर वेस्टेज है। ऑल्दो कि उसका बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, मगर मेरा ख्याल है ये जो बिगेस्ट वेस्टेज मुझे नज़र आई कि एक चीज़ आपने कम्युनिकेशन के लिए ली थी, ठीक है, या फिर कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी आप उसके अंदर सोचें, मगर वो ऐसा है नहीं। सो हम टॉप 5 हैं फेसबुक यूज़र्स में दुनिया में, हम मेरा ख्याल है टॉप 10 में हैं आपके इंस्टाग्राम यूज़र्स में। जब एक्स हमारा प्रॉपरली, अब मेरा ख्याल है, मुझे इस फिगर का नहीं पता, अभी भी एक्स में भी हम टॉप 15 में होंगे। सो कोई सोशल मीडिया चैनल आप इसके अलावा देख लें, पाकिस्तानियों की रेटिंग जो है वो टॉप 10 15 20 में है। So, क्यों ऐसा? क्योंकि माशरती तौर पे वी आर मोर इंटरेस्टेड कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। सो वो स्टीव जॉब्स ने कहा था कि अपनी ज़िंदगी जियो, दूसरों की ज़िंदगी ना जियो। तो हमारा मसला ये है कि हमने दूसरी की ज़िंदगी जीनी है, अपना हमारा इशू कोई नहीं है। अच्छा, सेविंग्स जो है वो बैंक में रखनी चाहिए या इन्वेस्ट करनी चाहिए? उमर, इट रियली डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है ना। अगर आप समझते हैं कि अभी आपके बच्चे छोटे हैं और आपको कुछ फ़ंड लॉन्ग टर्म में आना है, तो पाकिस्तान में तो देखें लोग फिर प्रॉपर्टी लेते हैं। आप किसी जो आपको मिलती है लोअर वैल्यू पे प्रॉपर्टी, वो लेके रखते हैं, आपके बच्चे बड़े होते हैं या फैमिली आपकी ग्रो करती है, आप उस टाइम पे या उसको रियलाइज़ कर लें या उससे अपना कोई मकान वगैरह बना दें, ठीक है। बाकी आपकी जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं ऑब्वियसली अब वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप पास कितनी सेविंग है। सो डिफरेंट, अब तो इस्लामिक मोड्स भी आ गए हैं और भी डिफरेंट इस्लामिक बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। मगर सैडली सो ये सारी चीज़ें कायबो डिपेंडेंट हैं। आजकल के रेट्स कोई बहुत हार्टनिंग नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी छोटी सी लेके उसको रेंट आउट कर दें, दैट कुड ऑल्सो गिव यू इनकम। सो मतलब ये कि स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए। आप अपने बजट में से जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कुछ एक छोटा सा पोर्शन बचाते जाएं और फिर अपनी एक सेविंग से कोई एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि उनको 5 साल 10 साल के अंदर रिटर्न देगी, या अगर कोई रीजनेबल हो गई है तो कोई रेंटल फॉर्म में रिटर्न दे देगी। तो कोई इस तरह का मिक्स एंड मैच बना के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली मैनेज किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स लोग यूज़ करते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर वेरी गुड, बड़ी अच्छी रिटर्न्स उनकी आ रही थी पहले, अब थोड़ी कम हुई है, मगर स्टिल आप वो चूँकि वो स्टॉक मार्केट वाले भी होते हैं, थोड़ा डर लगता है हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में फ्रेंकली स्पीकिंग। मगर ये कि कुछ जिसे हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा वो आप कर दें मनी मार्केट वाले में, कुछ आप स्टॉक मार्केट वाले में कर दें, तो मिक्स आप इन्वेस्टमेंट कर लें। और मेरे ख्याल है ये बड़ा अच्छे आजकल जो है ना म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स, दे आर एडवाइजिंग इट इन अ वेरी गुड मैनर। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा बिजनेस का सेक्टर कमाता है? अच्छा, मेरे पास इसका कोई एग्जैक्ट एनालिसिस तो नहीं है,
मगर मुझे लगता है कि इस वक्त जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्दो उन पे टैक्सेशन भी है और काफ़ी हैवी टैक्सेशन है, मगर उनके प्रॉफिट्स भी बहुत हाई हैं। फिर मुझे एक चीज़ लगती है कि इफ़ डिस्क्लोज प्रॉपरली हमारे जो एयरलाइन बिजनेसेस हैं उनके भी बहुत प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि उनके भी ब्रेक इवन मैक्सिमम 25-30-40% कैपेसिटी पे हो जाते हैं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यूजुअली वो 90% की कैपेसिटी में ज़्यादा एयरलाइंस मूव कर रही हैं। सो मुझे लगता है कि ये आपके जो बिजनेसेस हैं इनमें काफ़ी अच्छी रिटर्न है। फिर हमारी जो कौम को ज़्यादा शौक़ है वो ये है कि आप कमोडिटीज़ को परचेज़ करके रख लेते हैं और अच्छा टाइम आने पे उनको बेचना शुरू कर लेते हैं। तो वो जो होर्डिंग के बहरान और वो सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर भी कुछ लोग शॉर्ट टर्म इस तरीके से गेंस कर लेते हैं। ये भी एक हमारे यहाँ कम्युनिटी की प्रैक्टिस है, बट दैट वो कोई आइडियल चीज़ नहीं है किसी भी माशरे के लिए असल में इस तरह की होर्डिंग्स। ब्लैक मनी और कैश इकोनॉमी है, ये आया वाकई पाकिस्तान की ग्रोथ को रोक रही है? ये भी एक अपनी ग्रोथ में इसकी कंट्रीब्यूशन है? अच्छा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम ब्लैक मनी की बात करें तो ब्लैक मनी अगर मेरे से आप पूछें तो मैं उसको कहूँगा कि वो जो कैश इकॉनमी वाली मनी है वो है लीगल या लेजिटिमेट बिजनेस की इनकम, ठीक है ना, वो किसी इलीगल बिजनेस की इनकम नहीं है। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अनटैक्सड इनकम है। हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, एक 20 साल की एज का स्टूडेंट है, तो उसको कौन सी फाइनेंशियल स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए? फाइनेंशियल स्किल्स सीखनी चाहिए 20 साल के स्टूडेंट को। दैट मीन्स आप बात करें यूनिवर्सिटी ग्रेड को जो कि अकाउंटिंग फाइनेंस का ग्रेजुएट नहीं है। जी। देखिए मेरा ख्याल है एक कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब भी अवेलेबल होते हैं। वो होती है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स या नॉन फाइनेंस पीपल, और ये बड़े इवन हार्वर्ड में और डिफरेंट बड़े बिजनेस स्कूल्स में भी प्रोग्राम कराए जाते हैं। हम श्योर लम्स में भी होता होगा इस तरह का प्रोग्राम। उसी की वर्जन्स आपको आजकल यूट्यूब के ज़रिए या जो डिफरेंट आपके पास फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं, आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यूडेमी या इस तरह के और में फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए आप वो स्किल सेट को एक्वायर कर सकते हैं। वो इतना मेरा ख्याल है मुश्किल काम रह नहीं गया, क्योंकि मगर ये कि सोशल मीडिया या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके इंटरनेट के थ्रू जो अवेलेबल होते हैं उनको पॉजिटिवली यूज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे मिलियनेयर होते हैं, ये मिथ है या रियलिटी है? देखिए अल्लाह का एक बड़ा करम ये है कि हमारे यहाँ अभी भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा या बंदी बन के निकलते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनको एक बड़ी अच्छी रीज़नेबल सैलरी मिल जाती है। और अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो यहाँ की सैलरी का कम से कम 6 टाइम्स 7 टाइम्स वो वहाँ पे अर्न कर रहे हैं। सो अगर एक बच्चे ने लेट सपोज इंटीरियर पंजाब से वो आया है और उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी विद इन पीरियड या साल बाद क्वालिफाई किया और वो गल्फ़ में या जीसीसी में चला गया वो बच्चा, तो मैं इजीली आपको कह सकता हूँ कि विद इन 10 ईयर्स टाइम वो अपने अच्छा एक घर भी यहाँ पे बना लेगा, वो अपने सारे बहन भाइयों की शादी भी कर देगा और वो डेफिनेटली यहाँ पे भी 1-2 अच्छे प्लॉट लेके बैठा होगा या वहाँ पे बैठ के उसने अपनी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली होगी। सो ये इट इज़ ट्रू कि फाइनेंस प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन स्पेशली बहुत पेइंग प्रोफेशन है हमारे मुल्क के अंदर। एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट भी अवेलेबल है माशरे की। तो मिलीनियर्स के अलावा इससे भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मगर डिपेंडिंग कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किस तरह का वो कैरियर पाथ ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत हलाल रिस्क की एवेन्यूज़ यहाँ मौजूद है। अच्छा, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट, क्या आपको लगता है ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट कौन सी है? फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मेरा पर्सनल माइंडसेट लेना तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट हमारी जो है ना बड़ी अनप्रडिक्टेबल है। वी नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्योंकि अगर वो तो अमेरिका जैसी डेवलप्ड स्टॉक मार्केट हो तो मैं कहूँ हाँ यार वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो रियल इस्टेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब बहुत महंगी परचेजेस ना करने जाएं आप, बिल्कुल स्टार्टिंग अप जो आपको मिलती है सोसाइटी या कोई आपको अपार्टमेंट या बिल्कुल जो स्टार्टअप की फेज़ पे है वो लोएस्ट कॉस्ट पे उस वक्त होगा। बस आपने वेरासिटी करनी है कि जेन्युइन डेवलपर है, अप्रूव्ड स्कीम है, जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं वो आप सिर्फ इंश्योर कर करें। आई थिंक हमारे मुल्क में रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट वुड बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, क्या कार लोन और क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? कोई मुज़ायका नहीं है। देखें कार लोन, क्रेडिट कार्ड तो देखें अब बहुत असेंशियल है। आपने कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो आप डेबिट कार्ड पे करें। डेबिट कार्ड इज़ अ हाईली रिस्की थिंग क्योंकि उसमें बहुत से स्कैम्स और इश्यूज़ आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड वे मोर सिंपलर है।
तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। और हाँ, उसको अगर आप नेट पे यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा लिमिट वाला कार्ड आप ऑनलाइन यूज़ ना करें, उसके थोड़े से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लें। कार लोन भी अब आजकल कायबोर अच्छी हालत में आ गया हुआ है, मगर कार्स की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। सो दैट इज़ अ चैलेंज। तो कार लोन फिर उस हिसाब से लेना चाहिए। अगेन देखिए ना, आपके बजट पे डिपेंड करता है ना। अगर आपका बजट अफोर्ड करता है कि आप कार की इंस्टॉलमेंट उसमें ईजिली फिक्सिंग करें, बर्डन ना करें अपने आप को, वो काम करें जो आप विद इन अपने मीन्स कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि छोटा बिजनेस ज़्यादातर उसकी वजह से फ्लॉप होता है? शुरू में कि चंद सालों के बाद डिपेंड करेगा। मतलब ज़्यादातर तो शुरू में ही, आई थिंक शुरू के 3 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस के लिए। मेरा ख्याल है कि आपका जो बिज़नेस फ्लॉप होता है उसमें जो सबसे प्राइम रीज़न है वो आपका जो बिज़नेस का क्रिएटिव माइंड है। जो बंदा बिज़नेस एनविसेज करके आया, जो बिज़नेस प्लान उसने सोचा, वो डॉक्यूमेंटेड था या नहीं था मैटर नहीं करता, स्पेशली छोटे बिज़नेस में, मगर वो कितनी रेलेवेंट एक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ अटेनिंग द रेवेन्यू। वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट आप ला रहे हैं जिसकी आगे डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ जाएगी, और आप एक वाइज डिसीजन लेने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट जो कि ग्लोबल सेंटिमेंट है किसी बेस के ऊपर पे, क्योंकि आप ग्लोबल ट्रेंड्स भी इम्पैक्ट करते हैं। सो मुझे लगता है कि वो बड़ा फैक्टर है कि आपने किस विजन के साथ वो काम किया, और फिर आपने किस लगन के साथ, किस क्वालिटी के साथ वो प्रोडक्ट आप लेके आए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, क्वालिटी बहुत मैटर करेगी। आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, क्वालिटी बहुत मैटर करेगी। आपका खाना खाने के बाद वापस बंदा वही आएगा जो आपकी कॉस्ट एंड क्वालिटी को सही समझेगा। और फिर ये है कि जहाँ आप फेल होंगे, वो फेल आप इसी वजह से होंगे कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, ओवर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया चीज़ों में। आप कह रहे थे कि यार अभी मैं इसको स्केलेबल करता हूँ अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, इसकी मैं मे बी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मैकेनिज़म्स या इसकी जो सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं मैं बेहतर करूँ। उसकी वजह आप कहते हैं नहीं मैं 3 और बिज़नेस खोल लेता हूँ। तो अब वो कहते हैं ना पंजाबी में, अग्गा दौड़ते पीछा चौड़, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप उसको एग्रेसिव भी हो, मगर एट द सेम टाइम अपने कैपिटल को स्मार्टली मैनेज करें कि आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो फेलियर नहीं होगा। बाकी ये है कि अगर हाँ आप कोई अग्रेसिव नी जर्क रिएक्शन के डिसीजन लेते हैं जो बिज़नेस डिसीजन नहीं है, आपके सिर्फ नमूदो नुमाइश के डिसीजन हैं, यार उसने सैप लगाया था मैंने भी सैप लगवाना है, आपकी सैप की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, मगर यू आर वेस्टिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑन सर्टन थिंग्स जो बिल्कुल नहीं चाहिए। सो तब बिज़नेस के फेल होने के बहुत चांसेस हैं। सो माइंडसेट, जिस माइंडसेट का है ओनर का, वो कितना पॉजिटिव है और किस हद तक वो फ्यूचरिस्टिक है, वो बहुत मैटर करेगा। अगर आप कोई इनोवेटिव चीज़ करने जा रहे हैं, वो हिट हो जाती है, तो बहुत हाई चांस है कि आप 10x भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने ग्रो किया, स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर। जब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स का आया तो लोगों ने बड़ा बड़ा अच्छा भी ग्रो किया। मगर उसके साथ ये है कि स्टेबल बिजनेसेस भी आपके ऐसे हो सकते हैं जो कि आप एक रूटीन प्रोडक्ट या रूटीन आप अच्छा रेस्टोरेंट खोल लें, उसकी चेन्स बनती जाएंगी और वो किसी बड़े ब्रांड नहीं होगा, मगर बिकॉज ऑफ द शेयर क्वालिटी वो नाम बन जाएगा। आप यम्स को देख लें, एक स्मॉल बिजनेस के तौर पे आया था, आज कितनी ब्रांचेज आ गई हैं। आई थिंक आप डिफरेंट शहरों में भी चले गए हैं, उन्होंने अपना वो मिठाई का भी अपना एक सेटअप बना दिया, बट एवरीवेयर द क्वालिटी स्टेज ऑलमोस्ट द सेम। सो मेरा ख्याल है इफ़ यू आर गिविंग द कस्टमर द राइट थिंग, और कस्टमर आप एज अ सेटिस्फाइड कस्टमर है ना, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म पे हैं और आप कहते हैं यार कोई इधर हुडविंग करना है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो गुड्स एंड सर्विस हो, वो प्रोडक्ट हो या कोई ईटरी हो, आप फंसेंगे। क्या 1 लाख से बिजनेस शुरू किया जा सकता? बहुत मुश्किल है 1 लाख से। मेरे ख्याल में बिज़नेस करने वाला उम्र टाइम गुजर गया हुआ है। 1 लाख से तो कोई छोटी मोटी आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और 1 लाख से बिज़नेस आइडिया लाना, इसके लिए हमको शो वगैरह सोच सकते हैं कि वो किसी क्रिएटिव माइंड से लें। तो ये अच्छा, फिजिबिलिटी क्या होती है? बिजनेस फिजिबिलिटी मतलब क्यों ज़रूरी है? देखिए, बिज़नेस फिजिबिलिटी इज़ बेसिकली फोरकास्ट कि आपका जो बिज़नेस है, आप जो सोच रहे हैं उसमें कितने खर्चे होने वाले हैं, ठीक है ना। आपने लोगों को तनख्वाहें देनी है, आपने कोई जगह किराए पे लेनी है, आपके कोई बिज़नेस को चलाने के लिए खर्चे हैं, कोई डायरेक्ट खर्चे हैं,
अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं तो आपके प्लांट पे रेंट शेंट करने की कॉस्ट क्या है, मतलब इस तरह की डिफरेंट कॉस्ट हैं, यूटिलिटीज़ की कॉस्ट है। इसके अलावा अब आपका रेवेन्यू क्या आप सोच रहे हैं कि यार आप इस रेवेन्यू को लेट्स सपोज कोई 10 लाख रुपया कमा लेंगे, 20 लाख रुपये, तो एक फेयर एस्टिमेट आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट साइज़। जब बड़े बिजनेस की मैं बात करूँ, कोई आपने अच्छा बड़ा बिजनेस बनाना है और कोई बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट एनालिसिस बेस्ड वो रेवेन्यू की स्टडी करता है कि यार इतना कंज्यूमर साइज़ होगा, ये इतने लोग इसमें ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, ये कंपेटिटर्स हैं, ये इस तरीके से रेवेन्यू टोटल आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू ये होगा, पहले साल में इतने खर्चे आ जाएंगे, ये पहला साल ख़त्म होगा, दूसरे साल हमारा रेवेन्यू, हम ये नई दुकानें खोलेंगे, नई हम कोई फ्रेंचाइजीज देंगे, अगले साल ये रेवेन्यू इतना हो जाएगा, हमारा ऑब्वियसली चीज़ें बढ़ेंगी तो खर्चे भी कुछ बढ़ेंगे, उसके हिसाब से दूसरे साल का प्रॉफिट क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का है, पाँचवें का है। फिर आपको 5-6 साल के अंदर एक ब्रेक इवन का तयन करते हैं कि यार कितने सालों में जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो हमारी एज ओनर रिटर्न हो जाएगी। तो बिज़नेस फिजिबिलिटी अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए, प्रोफेशनली बनाई जाए, छोटे बिजनेसेस में बहुत मुश्किल है। वैसे तो समेडा की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो समेडा ने कुछ बिज़नेस फिजिबिलिटीज़ दी हुई हैं डिफरेंट, मैं को 70-80 बिजनेसेस की, हमने भी एक दौर में उस पर काम किया था, 70-80 बिजनेसेस की फिजिबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी कारआमद हो सकती हैं, उनको थोड़ा सा डफ टेलर किया जा सकता है। मगर बड़े बिज़नेस के लिए प्रोफेशनल एक प्रॉपर किसी में भी चार्टर्ड फर्म के साथ मिल के एक प्रॉपर जो है ना उनकी इंगेजमेंट करके एक फिजिबिलिटी बनती है, और वो मोर और लेस एक्यूरेट भी होती है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस आपके वेरी कर सकते हैं, कायबोर वगैरह का रेट वेरी कर सकता है पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, मगर आपको एक सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये बिज़नेस मुझे ये कमा के देगा इतने सालों बाद। अच्छा, अगर एक बिज़नेस लॉस में जा रहा है तो उस पे क्या 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसको फौरी तौर पे अपने बजट में से कट करनी चाहिए? देखिए, लॉस में जा रहा है तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या जिस पर्पज़ के लिए बिज़नेस बनाया गया था या किया गया था वो रेवेन्यू की टर्म्स में अचीव हो रहा है। अगर वो रेवेन्यू की टर्म्स पे अचीव हो रहा है और आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है और बिज़नेस फ्लरिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मगर आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं हो रहे, तो फिर आप एक्सपेंसेस पे काम करेंगे, उनको कट डाउन करने की कोशिश करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। अगर आपको लगता है कि यार ये कस्टमर मेरा बेस नहीं बढ़ रहा, मैं जो प्रोडक्ट लाया हूँ इतना इनोवेटिव नहीं है, फिर आपको इनोवेशन पे काम करना है और कोई ऐसी चीज़ लानी है जिससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। वो गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं, जो भी चीज़ हो सकती है। फिर आपने अपनी निश को कुछ ना कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज करना है, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई लॉस है तो देयर इज़ सम इशू इन आइदर योर रेवेन्यू मॉडल और इन योर कॉस्टिंग मॉडल। और उसको प्लग करने के लिए अगेन जैसे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, अब जितनी की इनएफिशिएंसीज़ हैं आप उनको कट डाउन सबसे पहले कर लें। और मतलब ये कि जो आपकी लाजमी या मस्ट किस्म की चीज़ें होंगी या फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं जो लगने उनको ना आप टच करें। हाँ, मगर आप कहते हैं कि यार मैंने MM आलम रोड पे अपना आउटलेट बनाना है, तो आप कहते हैं यार मैं ऑफ MM आलम रोड बना लेता हूँ। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने तो जो है ना 10 मरले का आउटलेट बनाना है, आप कहते हैं नहीं 10 मरले का नहीं, 2.5 मरले वाला भी वो नीचे वाला जो पोर्शन मिलता है फर्स्ट फ्लोर में मिलता है, अच्छी उसकी ब्रांडिंग मिल जाती है, मैं वो कर लेता हूँ। आपने अगर किसी से काम करवाना है तो आप कहते हैं यार मैं जाता हूँ इधर अपवर्क पे या फाइवर में, मैं फ्रीलांसर ढूंढ के अपने वो काम कर, ट्रेडमार्क का काम है या कोई वेबसाइट डेवलपमेंट काम है, तो बजाय कि मैं कोई बहुत बड़े सेटअप्स पकड़ूँ, मैं ये जो स्टार्टअप में जो बच्चे काम कर रहे हैं इनको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो मतलब आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई अपने क्रिएटिव राइटर्स या अपनी सोशल मीडिया के दौर है तो उसके अंदर अपने वीलॉगर्स और इस तरह के लोगों को इंगेज करके भी अपनी आउटरीच बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो देखिए जितना आपका प्रोडक्ट बिकेगा वही आएगा ना। अगर प्रोडक्ट का रेवेन्यू वाला मॉडल वीक है तो कॉस्टिंग आप कितनी भी संभाल लें उसका एंड पे फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा, ये कॉस्ट रेवेन्यू ब्रेकअप ये आम बंदे के लिए बिल्कुल बड़े बेसिक से अगर आप समझाएं तो ये किस तरह बताएंगे? देखिए, जो आपका ख़र्चा है वो आपका कॉस्ट है, वो ख़र्चा आपका बिजली, पानी, तनख्वाहें, ये सादे सादे खर्चे किसी भी बिज़नेस के होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपने कोई किराया देना है या दुकान किराए पे ली, फैक्ट्री किराए पे ली, ये भी खर्चा होगा। फैक्ट्री के अंदर आप कोई चीज़ें लगा रहे हैं तो जिसे हम अपनी ज़बान में फिक्स एसेट्स कहते हैं, मशीनरी वगैरह, वो भी आपका खर्चा ही है, मगर वो क्लासीफाई हम फिक्स एसेट के तौर पे करेंगे। रेवेन्यू वो है कि ये जो चीज़ें आपको कमा के दे रही हैं, आपके बिज़नेस में जो पैसे आ रहे हैं, जो आपका जो ग्राहक है या कस्टमर है वो जो आपको पैसे दे रहा है किसी भी फॉर्म में दे रहा है, वो आपका रेवेन्यू है।
सो ये बिल्कुल सादी सी चीज़ है। या एक आम दुकानदार की सेंस में बात करें तो आप कपड़े की दुकान पे गए हैं, तो वो जो चीज़ बेच रहा है और जो उसको को कहा क्या पैसे दे रहा है, वो उसका रेवेन्यू है। और जो उसने कपड़ा मे बी शालम मार्केट से या किसी होलसेल मार्केट से वो लेके आया, वो उसकी कॉस्ट है। और जब अगर 10 रुपए का वो बेचा, 8-9 रुपए की उसने चीज़ ली, तो जो 1 रुपया है वो उसका मार्जिन या प्रॉफिट है। चलो, थैंक यू वेरी मच। बड़ी आपसे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू हुई और आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होगी डिस्कशन। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच उमर, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।